एमआरआई मशीन के सामने यदि कोई झूठ बोलता है तो यह उसकी जान भी ले लेती है। इस मशीन को तो हम डिटेल से समझेंगे ही, लेकिन एक केस है मेरे पास में जो आपको देखना चाहिए। मुंबई की घटना है 5-6 साल पहले की। एक लड़का जिस रूम में एमआरआई मशीन रखी होती है वहां पर किसी के कहने पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चला गया और ऑक्सीजन सिलेंडर लोहे का था। इस लड़के को कोई भी आइडिया नहीं था कि यह मशीन कितनी पावरफुल हो सकती है। जैसे ही यह रूम में एंटर होता है तो मशीन का जबरदस्त पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस लड़के को दूर से ही अपनी तरफ खींच लेता है और इस लड़के की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। मेरा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि मशीन का बिहेवियर को समझना है। जंकयार्ड में जो क्रेन गाड़ियों के कचरे को उठाती है उसकी अराउंड 1 टेस्ला की पावर होती है जो किसी भी कार को मैग्नेट से आसानी से उठा लेती है। टेस्ला यूनिट होती है जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती है, लेकिन एमआरआई मशीन 3 टेस्ला पावर की हो सकती है। इस मशीन के पास में इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है कि आप इसके पास में लोहे की कील भी लेकर नहीं जा सकते। हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। बेसिकली एमआरआई मशीन शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है तो यह उसका पता लगा लेती है प्रॉपर डिटेलिंग के साथ में। तो स्पेशली ब्रेन की स्कैनिंग के लिए इसका यूज होता है। एमआरआई की फुल फॉर्म वीडियो को पूरा देखने के बाद में अपने दिमाग से कमेंट बॉक्स में आपको लिखनी है। मशीन के बीच में आपको एक बोर दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर पेशेंट के हेड को रखा जाता है और चारों तरफ यह एक रिंग दिखाई दे रही है। इसी का पूरा खेल है। इस रिंग के अंदर एक सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट होती है जो एक परमानेंट मैग्नेट ही होती है, लेकिन इसका बिहेवियर थोड़ा अलग टाइप का है। मैग्नेट के अंदर एक कोइल टाइप वाइंडिंग होती है जो नियोबियम या टाइटेनियम की बनी होती है। इस कोइल का रेजिस्टेंस एकदम 0 होता है, लेकिन फिलहाल इस कोइल के पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो सबसे पहले इस कोइल को चार्ज किया जाता है और जैसे ही यह चार्ज होगी तो कोइल के अंदर करंट सर्कुलेट करने लग जाएगा और यह करंट अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। लेकिन यह फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि करंट सर्कुलेट होगा तो वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बीच में आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस को 0 मेंटेन रखने के लिए इस कोइल को लिक्विड हीलियम की कूलिंग प्रोवाइड की जाती है जिसका टेम्परेचर -261 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह लिक्विड हीलियम कोइल के टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखती है, जिसकी वजह से यह कोइल सुपर कंडक्टिंग स्टेज में आ जाती है और इसके पास में एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। इस कोइल का रेजिस्टेंस ही 0 है तो इसको हमें बाहर से कोई भी सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। एक बार इस कोइल को चार्ज कर दो और जब यह सुपर कंडक्टिंग स्टेज में पहुंच जाए तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइफ टाइम तक रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ही पावर को लॉस करता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस ही 0 है और इसके बाद में मैग्नेट को पैक कर दिया जाता है। हमारी बॉडी में 60% पानी होता है और पानी में हाइड्रोजन एटम होते हैं और यदि हम जिंदा है तो इन हाइड्रोजन एटम के पास में आपको पता है कुछ ना कुछ एनर्जी भी होगी, लेकिन यह अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और रेंडमली अपनी एनर्जी रिलीज करते रहते हैं। जब एटम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे तो यह मैग्नेटिक फील्ड इन सभी एटम्स को एक लाइन में सेट कर देगा और बढ़िया से अलाइन कर देगा। यह जो मैग्नेट होती है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड होमोजीनियस होता है, जिसका मतलब है मैग्नेट का फील्ड बॉडी के हर एक एटम पर इक्वल फोर्स लगाता है। तो अभी पूरी बॉडी के एटम्स एकदम अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड के साथ में सेट हो गए हैं। अब आता है मशीन का दूसरा पार्ट जिसका नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी कोइल। जब ब्रेन की स्कैनिंग होती है तो हमारे ब्रेन के एकदम पास में कुछ इस टाइप का कंपोनेंट सेट किया जाता है जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी कोइल बोलते हैं। अब थोड़ा सा अपना फोकस बढ़ाएंगे। यह कोइल क्या करती है कि ब्रेन के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजती है, लेकिन लगातार नहीं भेजती है। एक बार पल्स भेजती है फिर वापस इसको बंद कर दिया जाता है। जैसे मान के चलो यह एक हाइड्रोजन एटम है और रेंडमली अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है नेचुरल अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से, तो सबसे पहले सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का फील्ड इस पर लगाते हैं तो यह प्रॉपर डिसिप्लिन में आ जाएगा। अब इस एटम पर रेडियो फ्रीक्वेंसी की पल्स डालते हैं 90 डिग्री वाली और यह पल्स क्या करेगी, इस हाइड्रोजन एटम को 90 डिग्री पर रोटेट करवा देगी और इतना होते ही रेडियो फ्रीक्वेंसी को बंद कर देते हैं। अब यह हाइड्रोजन एटम वापस जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का फील्ड है उसके साथ में अलाइन होने की कोशिश करेगा और जब यह वापस अपनी पोजीशन पर आने लगेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी कोइल ने दी थी उसको वापस रिलीज करेगा। और रेडियो फ्रीक्वेंसी कोइल का रिसीवर हमारे दिमाग के एकदम पास में लगा रहता है, तो जैसे ही सभी एटम्स अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं तो रेडियो फ्रीक्वेंसी कोइल का रिसीवर इस एनर्जी को सेंस कर लेता है और यह जो एनर्जी जिस फ्रीक्वेंसी पर वापस आई है ना, इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। थोड़ा इसको आसान करते हैं। मान के चलो आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके एक जबरदस्त चांटा मार दिया। अब आप में हिम्मत होगी तो आप वापस चांटा मारने की कोशिश करोगे, लेकिन जो गर्लफ्रेंड की इंटेंसिटी थी चांटा मारने की उतनी इंटेंसिटी से नहीं मार पाओगे। तो यहाँ पर हुआ क्या, पहले गर्लफ्रेंड आपके पास में रेडियो फ्रीक्वेंसी भेजी चांटे के रूप में
और अब आप में एकदम से एनर्जी आ गई। अब आपको गुस्सा आया तो यह एनर्जी आपको वापस रिलीज करनी है, तो आप वापस चांटा मार दोगे। तो यह जो एनर्जी वापस घूम के आई है ना गर्लफ्रेंड के पास में, इसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब जो गर्लफ्रेंड है ना, उसको आप रेडियो फ्रीक्वेंसी कोइल समझो। यह एक तरीके का सेंसर है जो हमारे दिमाग के पास में लगा रहता है और चेक करता रहता है कि कितनी एनर्जी वापस आई है। अब यार ऐसा, अब मान के चलो दिमाग के इस पॉइंट में कोई ब्लड क्लोट जमा हुआ है और ब्लड क्लोट के पास में पानी के एटम ज्यादा मात्रा में होंगे। जैसे एक हेल्थी ब्रेन है और एक में ब्लड क्लोट जमा हुआ है, तो यहाँ पर जो इतने सारे हाइड्रोजन एटम है, ये वापस जो फ्रीक्वेंसी रिलीज करेंगे उसका बिहेवियर अलग होगा। कुछ एटम जल्दी एनर्जी रिलीज कर देंगे, कुछ बहुत देर से करेंगे। तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी कोइल है उसको पता चलता है कि यहाँ से कुछ अलग फ्रीक्वेंसी आ रही है और ज्यादा मात्रा में आ रही है। रेडियो फ्रीक्वेंसी कोइल में बेसिकली इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं जो वापस मिल रही फ्रीक्वेंसी से चार्ज और डिस्चार्ज होकर एक ग्राफ बनाते रहते हैं। लेकिन अभी भी डॉक्टर को यह पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम है कहां पर। बस इतना पता चलता है कि एक प्रॉब्लम फाइंड आउट हुई है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट इमेज बनानी है ताकि जिस भी पॉइंट पर प्रॉब्लम है उसको ट्रीट किया जा सके। क्योंकि अभी तक मशीन को खुद को नहीं पता है कि यह प्रॉब्लम जो फाइंड आउट हुई है यह ब्रेन के कौन से हिस्से में है, क्योंकि कोई मेजरमेंट के लिए कोई रेफरेंस तो होना ही चाहिए ना। जैसा कि यदि आप बोलते हो कि आसमान में तारा टूटा है और अगले दिन मैं आपसे पूछूं कि कल तारा कहां पे टूटा था, तो आप सिर्फ एक अंदाजा बता सकते हो कि इधर वाले साइड में टूटा था, लेकिन मुझे तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए ताकि हम किसी दूसरे को भी बता सके। तो वही काम अब हमें करना है। तो फिर मशीन का तीसरा कंपोनेंट ग्रेडियंट कोइल सामने आता है और ग्रेडियंट कोइल ही एग्जैक्ट इमेज बनाने में हेल्प करती है। ग्रेडियंट कोइल इस बोर में इस पोजीशन पे लगी रहती है। थोड़ा ध्यान से देखना, इन दोनों कोइल में सप्लाई ऑपोजिट डायरेक्शन में दी जाती है, जिससे कोइल के पास में अपना फील्ड जनरेट होता है। अब वैसे तो यहाँ पे इतनी सारी फील्ड लाइन जनरेट होती है, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर एक एक फील्ड लाइन को ही मान लेते हैं। तो जो इधर वाली कोइल है इसका मैग्नेटिक फील्ड तो जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में है, तो यह दोनों ऐड हो जाएंगे। लेकिन इधर वाली कोइल का फील्ड मेन फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन यदि आप इन दोनों कोइल के सेंटर पॉइंट को देखते हो तो यहाँ पर दोनों मैग्नेट का फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सेंटर पॉइंट में जो बड़ी मैग्नेट का फील्ड है वही अवेलेबल है। यह दोनों साइड वाले कोइल का फील्ड जीरो हो गया है। हम मान लेते हैं सेंटर पॉइंट पर बड़ी मैग्नेट का जो फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ 1 टेस्ला की है। अब इस सेंटर पॉइंट से जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो यह फील्ड बढ़ता जाएगा 1.1 टेस्ला, 1.2 टेस्ला, 1.3 टेस्ला, क्योंकि इधर वाली ग्रेडियंट कोइल और मेन फील्ड जुड़ रहे हैं और इसके ऑपोजिट साइड में ठीक ऐसे ही फील्ड कम हो रहा है। अब यह जो हमें एक लाइन मिली है यह जेड एक्सिस की लाइन है और जैसे इस पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम है तो मशीन को पता लगेगा कि जेड एक्सिस में 1.2 टेस्ला का जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वहां से फ्रीक्वेंसी कुछ अलग टाइप की आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए भी ऐसी कोइल लगी रहती है। इसको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं। जैसे यह एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर एक बॉल रखी हुई है जिसको हमें बाहर निकालना है, लेकिन हम पूरे क्यूब को नहीं काट सकते। हमें पहले पता करना है कि बॉल कौन सी जगह पे है और फिर एक छोटा सा हम ऑपरेशन करेंगे और उधर से बॉल को बाहर निकाल लेंगे। तो जेड एक्सिस वाली लाइन पर हम इधर से चलते हैं और हमें पता चलता है कि जेड एक्सिस में जहाँ पर 2 वैल्यू है उसके बराबर में एक बॉल रखी हुई है, लेकिन जेड एक्सिस से यह काफी दूर है। तो एक्स एक्सिस की एक लाइन ड्रॉ करते हैं और एक्स एक्सिस की साइड में चलते हैं और पता चलता है कि एक्स एक्सिस में जब 3 वैल्यू चलते हैं तो एक्स एक्सिस के बराबर में एक बॉल रखी हुई है। अब अभी तक भी हम बॉल तक नहीं पहुंचे, तो इसके लिए तीसरा एक्सिस वाई एक्सिस लेकर आते हैं और वाई एक्सिस में चलते हैं तो 4 पॉइंट चलने के बाद में एग्जैक्ट हम उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां पे बॉल रखी हुई है। तो जब हमें कोई पूछेगा तो हम उसको बताएंगे कि जेड एक्सिस में 2 पॉइंट चलना है, एक्स एक्सिस में 3 और वाई में 4, तो आप एग्जैक्ट उस बॉल पर पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से ग्रेडियंट कोइल तीनों एक्सिस में एक वैल्यू निकालती है, मेन मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टरबेंस को रेफरेंस मानते हुए एक प्रॉपर इमेज बनाकर देती है। एमआरआई जब किसी पेशेंट की होती है तो 30 से 40 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी मल्टीपल टाइम भेजी जाती है एक एग्जैक्ट इमेज बनाने के लिए। इस मशीन के जितने एक्सरे के साइड इफेक्ट होते हैं वैसे तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन यदि आपके कोई पास्ट में सर्जरी हुई है और आपकी बॉडी में कोई लोहे का पार्ट डाल दिया है तो आपको डॉक्टर को पहले से ही बता देना है, कुछ भी नहीं छुपाना है। अदरवाइज जब मशीन के पास में जाओगे तो मशीन आपकी बॉडी को फाड़ के लोहे का टुकड़ा बाहर निकाल लेगी। तो जो आपसे डॉक्टर पूछते हैं सब कुछ सच सच बता देना है।
जनरली एमआरआई बॉडी के मसल्स पार्ट में बेहतर तरीके से काम करती है जहाँ पे वाटर कंटेंट ज्यादा अवेलेबल रहता है। हम और भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस पे काम कर रहे हैं जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो में देखा हुआ एनिमेशन यदि आपको सीखना है तो हमारे बेहतरीन 3D एनिमेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट रहेगा। थैंक यू।